और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उधमपुर कठुआ में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन में वायुसेना को शामिल किया गया है। वायुसेना के ड्रोन से सर्विलांस की मदद दी जा रही है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एंटी टेरर ऑपरेशन ये जारी है लगातार 5 दिनों से उधमपुर कठुआ क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ देखी गई थी और इसी के चलते चप्पे चप्पे पर ये देखिए घने जंगल है और यहाँ वायुसेना की टुकड़ी शामिल की गई है इस ऑपरेशन में। और इस ऑपरेशन की मदद से इन घने जंगलों में पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी आतंकी यहाँ पर छिपा ना बैठा हो। तो पिछले 5 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन लगातार जारी है। वायुसेना के ड्रोन से, सर्विलांस से, तमाम तरह से यहाँ पर देखिए लगातार ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने तय किया नया सियासी ठिकाना। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले संजय निरुपम ने आखिरकार अपना नया सियासी ठिकाना तय कर लिया। संजय निरुपम सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगी। शिवसेना में वापसी को संजय निरुपम ने अपनी घर वापसी करार दिया। परसों मैं अपने सभी साथियों के साथ शिवसेना में दोपहर बाद कोई एक टाइम तय होगा, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा। हाँ, प्रवेश करना मतलब ज्वाइन करना ही होता है। जब पार्टी ज्वाइन करेंगे तो पार्टी के जितने भी उम्मीदवार होंगे, सारे उम्मीदवारों के लिए जोरदार तरीके से प्रचार किया जाएगा और शिवसेना का एक एक उम्मीदवार चुनकर के आए, इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा। हालांकि संजय निरुपम ने यह भी साफ किया कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे और शिवसेना उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर नई दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या हिंट दे रही है, देखिए हमारे सहयोगी लोमस की रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अभी हम नई दिल्ली में मौजूद हैं। क्या इस बार रुख है? अगर बात करें, आपका हिंट किस तरीके से है और साथ ही कितने सीटें एनडीए को आएंगी और साथ ही जो विपक्ष है वो कितने सीटों पे आएगा? मोदी जी ने नारा दिया है 400 बार, तो अब की बार 400 बार ही होगा। नई दिल्ली में अगर हिंट आपकी जानी तो ये पांचवी स्वराज्य कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, और बहुत भारी बहुमत से। एनडीए को कितने सीटें आएंगे और साथ ही अगर नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात करें, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है, क्या हिंट है आपको? नई दिल्ली लोकसभा हम कम से कम 5 लाख से ज्यादा विनिंग करके आ रहे हैं। हमें जो एक भ्रष्टाचारी और करप्ट सोमनाथ भारती मिला है कि जिसके सामने हम सोच ही नहीं रहे कि उससे हम लड़ रहे हैं, ये एक तरफा जीत है। इसमें सोचने और विचारने का कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या लगता है नई दिल्ली लोकसभा सीट से अगर बात करें तो नई रहेगा? नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आप अगर घूमेंगे तो आपको स्वयं ही एहसास हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एक कद्दावर प्रत्याशी है। बोलने की शैली, काम करने की शैली, अपना व्यवहार और पारिवारिक बैकग्राउंड कहीं भी विरोधी प्रत्याशी के साथ मैच नहीं करता। पहले मीनाक्षी लेखी इस सीट से लड़ती थी, लेकिन अब बासु स्वराज को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। क्या उम्मीद है आपको, क्या हिंट है? जी, ये उनके अधूरे कार्यों को और आगे बढ़ाएंगी और जो ये जनता त्रस्त हो चुकी है इस बेईमान सरकार के द्वारा, उससे भी निजात दिलाएंगी। दिल्ली लोकसभा सीट से हम उम्मीद लगता है हम इस बार जीतेंगे पूरे 8 लाख वोटों से। क्या आपको क्या हिंट है, क्या एनडीए को कितने सीटें आएंगी और साथ ही अगर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात पर कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, इसके बाद वो वायनाड पहुंच गए। अब इस बार दरअसल दुविधा इस बात को लेकर के कि अगर चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं तो प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, घर वापसी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे, गढ़ छूट जाएगा। दूसरा ये कि जब हम प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात करते हैं रायबरेली से, तो रायबरेली सीट सोनिया गांधी की सीट रही है। तो लड़ना और हारना यहाँ पर ये साख को दांव पे लगाने जैसा हो जाएगा। ना लड़ना बैक
बैकफुट पर आ जाना, सीट पर बच करके भाग जाने जैसा हो जाएगा। तो दोनों ही चीजों से कांग्रेस बचती दिखाई दे रही है यहाँ पे, और शायद यही वजह कि दो कयास लगाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की ओर से राहुल और सोनिया गांधी ना उतर करके, प्रियंका गांधी ना उतर करके कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां से चुनाव लड़े, या ये भी संभव है कि वहां से कोई चुनाव न लड़े, उस सीट को छोड़ दिया जाए, ताकि बाद में उस सीट को लेकर नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए और आने वाले दिनों में या कुछ आने वाले चुनाव में पहले उस सीट को मजबूत करने के बाद कांग्रेस के जो तमाम नेता है बड़े, वो वहां से ताल ठोकें। तो ऐसे में अभी तक देखिए 2 दिनों का समय बचा हुआ है, आज का पूरा दिन बचा है, कल पूरा दिन बचा हुआ है। कल हालांकि शाम 5 बजे से पहले नाम तय करने होंगे, वरना इसके बाद कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि कल जो नामांकन की डेट है वो खत्म हो जाएगी। और कुछ ऐसी स्थिति ब्रजभूषण की सीट पर भी दिखाई दे रही है, गोंडा में भी दिखाई दे रही है, जहां पे प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है। तो 3 मई का समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश की कुछ वीवीआईपी सीटों को लेकर के, जहां पे कल समय खत्म हो रहा है, यानी कि इसके पहले नाम तय करने होंगे, बताना होगा चुनाव लड़ना है या नहीं, लड़ना है तो कौन उतरेगा, या अगर नहीं उतरेगा तो स्मृति ईरानी जो बार बार ये कह रही है कि राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी ने गढ़ छोड़ दिया अपना, राहुल गांधी अब यहाँ लौट कर नहीं आएंगे, तो ये बहुत सारी बातें कल सच साबित हो जाएंगी। ये तय हो जाएगा बीजेपी की ओर से, साफ हो जाएगा कि वाकई में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने में डर रहे हैं, भाग खड़े हुए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कल तक कांग्रेस पार्टी इन सीटों को लेकर के स्ट्रेटेजी क्या बनाती है, क्या वाकई में कांग्रेस यहाँ से बैकफुट पर आ जाएगी या बिल्कुल। और अनामिका, यहाँ पर प्रतिष्ठा का सवाल उठता है जब इन दोनों ही सीटों की अगर हम बात करें, परंपरागत सीट रही आखिर कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, यानी कि कल है, लेकिन अब तक प्रत्याशियों का पता नहीं है। इनमें से 2 सीटों पर न सिर्फ सबकी नजरें टिकी हुई हैं, बल्कि सवाल उठ रहे हैं कि ये तो परिवार का गढ़ है, फिर क्यों डर लग रहा है। रिपोर्ट आप भी देखिए। तारीख को लगन बहुत है न्यौता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े, और मेरी भी यही भावना है। बैठक पर बैठक, लेकिन फैसला कुछ नहीं, और नतीजा अब भी सस्पेंस बरकरार है। बात उन 2 सीटों की जो कांग्रेस का गढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीदवारों को चुनने में डर लग रहा है। अमेठी और रायबरेली, जो दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती हैं, इन्हीं सीटों से कांग्रेस के तमाम दिग्गज जनता के आशीर्वाद से कई बार संसद पहुंचे, लेकिन 24 के चुनावी महासमर में इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का अब तक पता नहीं है। नामांकन की तारीख आई, प्रत्याशी का पता नहीं, परिवार का गढ़, फिर क्यों लग रहा डर। अमेठी और रायबरेली सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं चुन पाई है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी की चुनावी लॉन्चिंग होगी। नहीं, चुनावी समीकरण, क्योंकि अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहां से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े, और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े। सवाल यह है कि कांग्रेस के दिमाग में अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या चल रहा है। क्या राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर कांग्रेस को दोनों सीटों पर हार का डर सता रहा है। 2019 में भारत की राजनीति में इतिहास रचा, जब अमेठी के साधारण कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके गढ़ में अमेठी और रायबरेली के साथ ही कैसरगंज की कहानी और भी दिलचस्प है। यहाँ अभी तक ना तो बीजेपी, ना ही एसपी और ना ही बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सभी सियासी दल वेट एंड वॉच के मूड में हैं। हालांकि बीजेपी के बाहुबली नेता ब्रजभूषण कई बार मैदान में उतरने की ताल ठोक चुके हैं। 26 तारीख को न्यौता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्यौता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। तो अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज यूपी के चुनावी अखाड़े में इन तीनों ही सीटों पर मंथन का दौर जारी है।
हालांकि लोगों की सबसे ज्यादा नजरें रायबरेली और अमेठी पर टिकी हैं, क्योंकि इन दोनों सीटों को कांग्रेस की राजनीतिक कर्मभूमि के तौर पर देखा जाता है। चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा राहुल और प्रियंका को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच स्कूलों में धमकी भरे ईमेल पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआई की साजिश के तहत दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की साजिश का शक जताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को जो मेल भेजा गया था उसमें ये खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बता रहे कि आईएसआई के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की गई। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। सुबह 4 बजे से लगभग मेल किए गए थे सभी स्कूलों को। लगभग 50 से ज्यादा स्कूल थे और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। मॉस्को से स्कूल में धमाके का ईमेल। मास्टरमाइंड का मिला सुराग। पाक की साजिश, चीन का प्लान। बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, स्कूलों में सर्च अभियान और डरे सहमे बच्चे। तस्वीरें बुधवार की हैं जब दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को खाली कराने के बाद बम का पता लगाने के लिए बारीकी से कोने कोने की तलाश के ली गई। दिल्ली को आखिर कौन दहलाना चाहता था? कौन पैनिक फैलाना चाहता था? बम होने की धमकी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में हड़कंप मचा था, लेकिन चप्पा चप्पा खंगालने के बाद भी बम की सूचना फर्जी निकली, क्योंकि सभी स्कूलों में अच्छी से जांच पड़ताल के बाद भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये हरकत किसने की? कहां से स्कूलों में बम की धमकी का ईमेल आया और कौन इस साजिश का मास्टरमाइंड है? हमारे द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह जाकर के चेकिंग कराई गई है। हमारी साइबर टीम अपनी जांच कर रही है और जांच